हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलो हम अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। व्हेन शी बिकम हिम पार्ट 5। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जयश्री ने आशी की गाड़ी पे स्क्रैच किया था। तो अब आशी उसका बदला जयश्री से कैसे लेगी, चलिए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। आशी फिलहाल अपने प्राइवेट विला के बालकनी में खड़ी थी। उस बालकनी की लाइटिंग सॉफ्ट गोल्डन कलर की थी। आशी के हाथ में रेड वाइन का ग्लास था और वो उस बालकनी से नीचे अपनी कार को देखते देखते वाइन पी रही थी। उसका एक्सप्रेशन बहुत काम और ठंडा था, मगर उसकी आंखें बता रही थी कि अभी कुछ बड़ा तूफान आने वाला है। और आशी खुद ही के मन में सोच रही थी कि स्क्रैच किया उसने मेरी कार पे, जान के आंखों में देखकर जैसे मुझे चैलेंज कर रहा हो। उतने में उस रूम में 2 बॉडीगार्ड एंटर करते हैं। तो बॉडीगार्ड कहते हैं, मैम टारगेट कंफर्म है, वो क्लब में पहुंच चुका है, ऑर्डर दीजिए। तो आशी उन लोग के पास बिना देखे कहती है, तुम लोग को क्या लगता है मैं उस लड़के को इतनी इजीली छोड़ दूंगी? उसने मेरी गाड़ी पे स्क्रैच किया है। नहीं नहीं नहीं, गाड़ी नहीं, मेरे ईगो पे। ये कहकर वो वाइन की एक सिप पीती है और फिर से रुक जाती है। तभी उसका दूसरा बॉडीगार्ड कहता है, लड़का नहीं मैम, हल्का सा लड़कियों जैसा स्टाइल है उसमें, शायद उसी वजह से आप थोड़ा सॉफ्ट हो उसके लिए। ये कहकर वो लोग थोड़ा हंसने लगते हैं। वो लोग आशी से एकदम फ्रेंडली वे में बात करने की कोशिश कर रहे थे। तो आशी शार्पली कहती है, क्या कहा तुमने? दूसरा बॉडीगार्ड कहता है, नहीं मैडम, हम तो बस मजाक कर रहे थे, चिल करने के लिए। तो आशी उन लोगों की तरफ चलते चलते आकर एकदम ठंडी आवाज में कहती है, मैं चिल करती हूँ ड्रिंक्स के साथ, जोक्स के साथ नहीं। तुम्हारे लिए जोक होगा वो लड़का, मेरे लिए नहीं। फिर वो कुछ सेकंड के लिए पॉज लेती है और फिर कहती है, तुम दोनों ने उसकी आंखों में वो चीज़ नहीं देखी जो मैंने देखा है। वैसे हाँ, मैं बॉस हूँ ना। ऐसा कहकर वो टेबल पे रखे एक बटन को दबाती है। उतने में उसका एक पर्सनल बॉडीगार्ड अंदर आता है। आशी उसको धीरे से कुछ इंस्ट्रक्ट करती है, तो वो सुनकर रूम से बाहर जाकर हाथों में पहनने वाला 2 बैंड लेकर आता है, जिसको इन दोनों बॉडीगार्ड्स के हाथों में पहनाया जाता है। और अचानक से उस बैंड में इलेक्ट्रिक करंट छोड़ा जाता है। ऐसा कुछ 2-3 मिनट के लिए किया जाता है, जिसके अंदर उन बॉडीगार्ड्स की हालत टाइट हो जाती है। उन लोगों के हाथों में खतरनाक करंट लगने लगता है। वो लोग आशी से सॉरी मांगने लगते हैं, सॉरी बहुत दर्द हो रहा है मैम, अगले टाइम ध्यान रखेंगे कुछ बोलने से पहले, इस टाइम छोड़ दीजिए। फिर करंट रोक दिया जाता है। आशी, जो कि इस टाइम इमोशनलेस थी, वो कहती है, तुम्हें याद दिलाना जरूरी था कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ, थेरेपिस्ट नहीं, जो तुम अपना मूड हल्का करने के लिए मेरे पास आए हो। तुम दोनों की जगह फिलहाल टेबल के नीचे होनी चाहिए, मेरे जूतों के पास। नेक्स्ट टाइम मुझे एनालाइज करने की कोशिश ना करना, वरना तुम्हें जिंदा होने का एहसास भी महसूस नहीं होगा। फिर आशी उनमें से एक बॉडीगार्ड के पास एकदम करीब जाकर सिडक्टिव वे बट थोड़ा डराते हुए कहती है, एड्रेस तो तुम्हें मालूम ही है, तो उसकी हर एक स्किन पर स्क्रैच होना चाहिए, खास करके उन हाथों पर जिससे उसने मेरी कार पर डिजाइन बनाई है। तो मैं भी उसके हाथों पर अपना सिग्नेचर छोड़ना चाहती हूँ। और फिर अगर वो मुझसे कभी दूर जाना चाहेगा ना, तो भी मेरी ये निशानी उसके आंखों के सामने हमेशा रहेगी। मगर याद रखना, स्क्रैच छोटा होना चाहिए और उसकी आत्मा पर नहीं होना चाहिए। जान मत ले लेना, मुझे सिर्फ देखना है उसका चेहरे का रिएक्शन, वो डर जो मैं उसकी आंखों में देखना चाहती हूँ, या शायद कुछ और। तो वो बॉडीगार्ड कहता है, अंडरस्टूड मैम, स्क्रैच ओनली, नो डेथ। आशी कहती है, गुड, नाउ गेट लॉस्ट। और रिटर्न तभी करना जब उसका ईगो भी मेरे कार की तरह स्क्रैच्ड हो चुका हो। और हाँ, अभी हमारे बीच में जो बातें हुई है वो इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए, ना ही उस लड़के को पता चलना चाहिए कि ये किसने करने को कहा है। ऐसा कहकर वो साइड में चली जाती है और एक हल्की सी स्माइल देकर खुद ही से कहती है, श्री, तुम्हारे जैसे अजीब लोग या तो दिमाग में रहते हैं या दिल में, बीच का कोई रास्ता नहीं। तभी वो थोड़ी सी बेचैन हो जाती है। क्या ये अट्रैक्शन है या बस क्यूरियोसिटी?
क्यों मैं उसके खिलाफ इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हो पाती जितना बाकियों के लिए होती हूँ। मगर हाँ, उसकी आंखों में कुछ अजीब सी फीलिंग है, मानो वो बहुत कुछ छुपा रहा हो। पर हाँ, मैं सिर्फ ऑर्डर्स देती हूँ, फीलिंग नहीं समझती। मगर काश मैं जान पाती, क्या ये लड़का मेरे बर्बादी का रीज़न बनेगा। ये कहकर वो बालकनी से फिर से अपनी कार को घूरने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है क्लब में, जहाँ जयश्री अपने दोस्तों के साथ एक कॉर्नर सीट में बैठी होती है। तो जयश्री का मन डांस करने का होता है और वो अपने दोस्तों को, तारा और गोल्डी को कहती है कि चलते हैं ना डांस करने। मगर वो लोग कर रहे होते हैं ड्रिंक। तो गोल्डी कहता है एक काम करते हैं, जब तक हमारी ये ड्रिंक फिनिश नहीं होती तब तक तू एक डेयर करके आ। तुझे यहाँ पर किसी भी एक स्ट्रेंजर लड़की को पकड़ना है, उससे फ्लर्ट करके उसका नंबर लेके आना होगा। और इस टाइम भी जयश्री लड़के के गेटअप में ही थी। वो कहती है ओके दैट आई कैन डू, और वो उस जगह से कॉन्फिडेंट होकर उठती है और खुद ही से कहती है आज बॉस की गाड़ी स्क्रैच करने के बाद मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि फ्लर्टिंग इज़ वेरी इजी गेम। तो वो सबसे पहले वहाँ के लोगों को स्कैन करने लगती है। तभी उसे बार काउंटर पर अपनी टारगेट मिल जाती है, जहाँ पर एक लड़की बैठी होती है जो सोलो ड्रिंक कर रही होती है, अपना फ़ोन स्क्रॉल करते करते। तभी जयश्री उसके पास जाकर कहती है एक्सक्यूज़ मी, डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट, या फिर मुझे दोबारा चल के आना पड़ेगा। वो लड़की सुनकर कहती है स्मूथ बट थोड़ी पुरानी लाइन लगती है। तो जयश्री कहती है पुरानी लाइन भी तो तभी चलती है जब बंदा नए स्टाइल में डिलीवर करे। वो लड़की कहती है तो क्या तुम क्लब में सभी लड़कियों से ऐसे बात करते हो या मैं स्पेशल हूँ। जयश्री उसके बाजू वाली सीट पर बैठकर कहती है आज तक तो किसी को अप्रोच नहीं किया, आप फर्स्ट हो ऑनेस्टली। वैसे भी मुझे लगता है आपके ड्रिंक में कुछ मिसिंग है। तो वो लड़की पूछती है ओह रियली, क्या मिसिंग है। जयश्री कहती है मेरी जैसे बारटेंडर जो आपका अटेंशन भी सर्व करे, क्योंकि ड्रिंक तो कोई भी सर्व कर सकता है। ओह क्यूट लाइन। जयश्री कहती है ओके मैं अब पॉइंट पर आता हूँ, आपको कोई एक चीज़ सिलेक्ट करनी होगी, ट्रूथ या डेयर। वो लड़की कहती है अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो। जयश्री कहती है आई विल नॉट फोर्स यू, आपकी मर्जी, आपको टास्क करना है कि नहीं। तो वो लड़की कहती है ओके देन डेयर। जयश्री कहती है ओके अच्छा मैं आपको डेयर देता हूँ कि आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दो। जिस चीज़ को सुनकर वो लड़की कहती है एक्चुअली नेवर माइंड, मैं ट्रुथ चूज़ करना चाहती हूँ। जयश्री कहती है ओके देन आपका फ़ोन नंबर क्या है, सच्ची सच्ची बताना। ये चीज़ सुनकर वो लड़की आंखें बड़ी करके फुल स्माइल देकर जयश्री की तरफ देखकर कहती है तो पहले मुझे ये बताओ कि ये डेयर है या डेट। तुम्हें मेरे पास आने के लिए किसी ने डेयर दिया है ना। जयश्री तुरंत जवाब देती है डेयर मतलब ओके पहले ये डेयर है, अगर नंबर मिल गया तो शायद डेट भी हो सकता है। वो लड़की कहती है तुम ऑनेस्ट हो और क्यूट भी, तो तुम्हें नंबर चाहिए ना। जयश्री कहती है हाँ अगर आप देना चाहो तो, ज़बरदस्ती नहीं है। वो लड़की कहती है अगर ज़बरदस्ती होती ना अभी तक मैं तुम्हारी कंप्लेंट कब की फाइल कर देती होती, मगर तुम मुझे इनोसेंट लग रहे हो, मैं तुम्हारे साथ सेफ महसूस कर रही हूँ, तो ये लो। ऐसा कहकर वो अपना नंबर एक टिश्यू पर लिखकर जयश्री को दे देती है और कहती है हाँ बस एक कंडीशन, अगला डेयर इस नंबर पे कॉल करने का है, मगर डेयर वाले मोड पर नहीं, अपने रियल वॉइस में। जयश्री एक प्यारी सी स्माइल देकर कहती है पक्का रियल वॉइस एंड मे बी रियल कॉफ़ी डेट टू। जिस चीज़ को सुनकर वो लड़की हल्की सी स्माइल देकर उसकी तरफ देखकर अपनी आंखों को ब्लिंक करती है। जयश्री उस जगह से उठकर अपने दोस्तों की तरफ जाने लगती है, वो भी उनको नंबर दिखाते दिखाते फ्लॉन्ट मारते हुए कि देखो मुझे तो नंबर मिल गया। तभी कैमरा शिफ्ट होता है आशी के 2 बॉडीगार्ड्स पर, जो ये सब देख रहे थे और एक दूसरे से कहते हैं टारगेट स्पॉटेड, बार काउंटर, फ्लर्टिंग जारी है। वापस कैमरा शिफ्ट होता है जयश्री और उनके दोस्तों की तरफ। गोल्डी कहता है वाह नंबर मिल गया, और वो लड़की अभी भी तेरी तरफ ही देखने में लगी है। जयश्री कहती है यार लड़का बनना बहुत मुश्किल है, पर लड़कियों से बात करना और भी मुश्किल है, मगर हाँ डेयर करने में मज़ा तो आया।
तो अब तो तुम लोग की ड्रिंक भी खत्म हो गई है, चलो डांस करते हैं। तो वो लोग डांस करने के लिए फ्लोर पर चले जाते हैं। उनके आजू बाजू और भी कई लोग नाच रहे होते हैं। तभी उन्हीं के बीच में एक आदमी घुसता है और अपनी अंगूठी से जयश्री के राइट हैंड के पीछे एक कट मार देता है। जयश्री को जैसे कुछ महसूस होता है, वो अपने हाथों को देखती है तो वहाँ देखती है कि उसके हाथों से खून निकल रहा है। जिस चीज को देखकर वो अपने आजू बाजू देखने लगती है, मगर वो किसी पर भी शक नहीं कर पा रही थी। उसके दोस्त बोलते हैं, लगता है किसी का ब्रेसलेट गलती से लग गया होगा। तो जयश्री कहती है, हाँ शायद, मैं वॉशरूम से अपना हाथ धोकर आती हूँ। जयश्री जैसे वॉशरूम में घुसकर अपना हाथ धोने लगती है, वो मिरर में देखती है कि उसके पीछे 2 लोग घुसे हैं और वो लोग उसके और करीब आते जा रहे हैं। ये चीज़ उसको कुछ फिशी लग रहा था, तो वो पीछे घूमती है तो देखती है उनमें से एक जन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो वॉशरूम में भागती है। तभी उस वॉशरूम में एक साथ कई पियक्कड़ लोग घुसते हैं और उधम मचाना शुरू कर देते हैं, जिस चीज़ का फायदा जयश्री उठाती है और वो वॉशरूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी एक बॉडीगार्ड जोर से चिल्लाता है, पकड़ो उसको, भागना नहीं चाहिए। वो जिस चीज को सुनकर जयश्री समझ जाती है कि हो ना हो ये लोग उसी को ही पकड़ने के लिए आए हैं, और वो उस जगह से और तेजी से भागने लगती है। मगर उसके दिमाग में ये सवाल घूम रहा था कि आखिर ये लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हैं। वो क्लब में लोगों के बीच में से भागकर क्लब से बाहर निकलकर मेन होटल में एंट्री कर जाती है, मगर तभी भी वो बॉडीगार्ड लोग उसी के पीछे ही थे। तो वो सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते होटल के 8th फ्लोर तक पहुंच जाती है, और अब उसके पास जान नहीं थी कि वो और इससे भी ऊपर चढ़ सके। तो वो उसी फ्लोर के किसी एक रूम का दरवाजा खोलकर उसके अंदर घुस जाती है और उस रूम के एक कबर्ड में जाके छुप जाती है। और जयश्री के फ्लोर पे चढ़ने की फुटस्टेप्स को सुनकर वो बॉडीगार्ड ने ये अंदाजा तो लगा लिया कि जयश्री इसी फ्लोर पे है, मगर कौन से रूम में। तो वो लोग एक एक रूम खोल कर उनको चेक करने लग जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है होटल के लॉबी में, जहाँ पर एंट्री होती है रेखा की, हाँ हमारी माफिया क्वीन की, जिसके एंट्री करने पर एक आदमी उसके पास आकर उसको एक रूम की चाबी देता है और कहता है, मैम साहब आपने जिस लड़के को बुलाया था वो अभी तक आया नहीं है। जिस चीज़ को सुनकर रेखा कहती है, अच्छा तो तुम्हें मालूम होगा जो मेरी बात नहीं मानता उसका क्या करना है। वो आदमी कहता है, जी मैम साहब। ऐसा कहकर वो साइड में चला जाता है और रेखा लिफ्ट से ऊपर चली जाती है। और फिर यहाँ पर 8th फ्लोर पर जहाँ जयश्री छुपी थी, बॉडीगार्ड लोग उस रूम तक पहुँच गए थे। वो लोग जैसे ही उस रूम को खोलने के लिए हैंडल पकड़ने लगते हैं, तभी रेखा भी उस हैंडल को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जिस चीज़ को देखकर ये बॉडीगार्ड लोग उस इंसान को देखते हैं जो कि रेखा होती है, वो तुरंत अपने कदम पीछे ले लेते हैं और अपना सर नीचे झुकाकर रेखा को सल्यूट मारते हैं। रेखा उनसे पूछती भी है, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो। तो वो लोग कहते हैं, नहीं मैम साहब कुछ नहीं। ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब इस सीन को देखकर ये पता चल रहा है कि रेखा का भी इन लोगों से कनेक्शन है, यानी कि ये बॉडीगार्ड्स रेखा के लिए भी काम करते हैं। वहीं जयश्री कबर्ड में छुपे छुपे सोच रही थी कि ये लोग कौन हैं, और जो स्क्रैच मुझे डांस फ्लोर पर मारा था वो रैंडम नहीं था, बट मुझे दर्द से ज़्यादा अभी डर लग रहा है। क्या वो लोग अभी तक चले गए होंगे, क्योंकि उसके रूम का दरवाज़ा कई देर से खुला नहीं था। तो वो बाहर निकलने के बारे में सोचती है, मगर तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है और वो अपनी सांसों को धीरे कर लेती है, क्योंकि कोई तो उस रूम में इस टाइम घुसा है। रेखा जैसे रूम में एंटर करती है, वो उस रूम का अलग से स्मेल को महसूस कर लेती है। वो समझ गई थी कि इस टाइम फिलहाल उसके रूम में कोई और भी है। तो वो हर जगह अपनी आंखों को दौड़ाते हुए कहती है, लगता है। तो वो हर जगह अपनी आंखों को दौड़ाते हुए कहती है, ये रूम तो मैंने बुक किया था, पर लगता है किसी और का भी प्लान था मेरे साथ रात गुजारने का। वो वॉशरूम चेक करती है, पर्दों को हटाकर भी देखती है, और आखिरी में उसके कदम अलमारी के पास जाकर ठहर जाते हैं। और वो कहती है, अगर तुम समझते हो कि तुम गलत हो, क्योंकि मैं हर चीज़ को फील कर सकती हूँ जिसमें डर होता है। अंदर से जयश्री को लगता है पक्का यही होगी जो मुझे पकड़ना चाहती है।
उतने में उस वार्डरोब का दरवाजा खुलता है और जयश्री अपनी आंखें बंद कर लेती है डर के मारे। उतने में सामने से आवाज आती है, तुम्हें क्या लगता है जो आंखें मौत तक का राज समझ सकती है उसे तुम्हारे यहाँ छुपे होने का अंदाजा भी नहीं चलेगा। जयश्री को ये आवाज थोड़ी जानी पहचानी लगती है, तो वो जैसे अपनी आंखें खोलती है। जयश्री को ये आवाज थोड़ी जानी पहचानी लगती है, तो वो अपनी आंखों को खोल के देखती है तो वहाँ रेखा होती है और कहती है, रेखा जी आप यहाँ? बाहर मेरे पीछे लोग थे, कहीं आप तो नहीं? रेखा कहती है, एक मिनट थोड़ी शांति रखो। बाय द वे वो लोग यहाँ से चले गए हैं, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने तो ये रूम बुक किया था, मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ होगे। जयश्री वार्डरोब से बाहर आकर कहती है, आई एम सॉरी, मैं बस थोड़ी देर यहाँ छुपने की जगह चाहता था। रेखा फ्लर्टी टोन में कहती है, छुपने के लिए या मेरे पास आने के लिए? वैसे भी जो भी था गुड चॉइस, बैड भी है, कंफर्टेबल भी है और सबसे खास मैं भी हूँ। क्यों मिस्टर मिस्ट्री, यह सही रहेगा अगर मैं कहूँ मिस ब्यूटीफुल? जयश्री कहती है कि क्या मतलब? रेखा कहती है, मतलब यही कि तुम्हारी आंखों में काजल तो नहीं है पर राज बहुत गहरे हैं। मुझे राज पसंद है लेकिन उन्हें सुलझाना उससे भी ज्यादा पसंद है। जयश्री हंसते हुए बात टालते हुए कहती है, मैं सिर्फ थोड़ा अलग हूँ और कुछ भी नहीं। रेखा कहती है, अच्छा वैसे मुझे एक बात पूछनी है, एकदम सही जवाब दोगे ना? जयश्री कहती है, पहले ये तो बताओ कि सवाल क्या है? रेखा कहती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ऐसा सवाल रहेगा कि जिससे तुम्हारे शर्ट के बटन हिलने लग जाएंगे। जयश्री हल्की सी स्माइल और टेंशन में कहती है, बटन मतलब? रेखा उसके करीब जाकर उसका कॉलर बटन पे हाथ रख के कहती है, मतलब यही जो बटन है ना जिन्होंने सारे सबूत छुपाए हुए हैं, मैं बस वो सच बाहर ला रही हूँ, या कह लो कि तुम्हारे अंदर का सच। ऐसा कहकर वो उसके शर्ट के ऊपर का फर्स्ट बटन खोलती है। जयश्री कहती है, रेखा जी प्लीज मत करो। रेखा उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रखते हुए कहती है, पहले क्या सच है वो बोलो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में पहले से ही सब बता दिया है। उतने में वो दूसरा बटन खोल देती है और अगेन कहती है, वैसे मैं बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन हूँ लेकिन सीआईडी से कम नहीं हूँ। जब तुम्हें मैंने पहली बार देखा था ना, मैं तभी समझ गई थी, मुझे तभी लगा था ये बंदा थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट है। तुम्हारी आंखों में वो सॉफ्टनेस है जो दुनिया के किसी और लड़के में मैंने नहीं देखा। उतने में वो उसका थर्ड बटन भी खोल देती है। अब जयश्री का सब्र खत्म हो गया था। वो रेखा का हाथ वहीं पकड़ लेती है और कहती है, यानी आपको पहले से ही पता था? रेखा अपना सर हाँ का इशारा करते हुए नोड करती है। अब जयश्री के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, ना ही झूठ बोलने का रास्ता था, तो वो घबराए हुए उसकी आंखों में पानी आ जाता है और कहती है, मैं लड़की हूँ और मेरा नाम जयश्री है। जिस चीज़ को सुनकर रेखा हल्की से स्माइल करती है और उसके शर्ट के बटन फिर से लगा देती है और फिर उससे दूर होकर कहती है, मैं जानती थी पर तुम्हारे मुंह से सुनने का स्वाद ही कुछ और था। जयश्री बड़े कंफ्यूजन में पूछती है, आपको कैसे पता चला कि मैं लड़की हूँ? और अगर आपको मेरे बारे में पता चल गया है तो बाकी सब लोग को भी मालूम हो गया होगा ना? रेखा कहती है, मुझे बाकियों का तो नहीं मालूम, मगर मैं अपने बारे में बता दूं। जब मुझे किसी को छूने का मन करे तो पहले देखना नहीं पड़ता, महसूस होता है। तुम मुझे महसूस हुई थी जयश्री, किसी लड़के के जैसे नहीं, एक लड़की के जैसे। मैंने जब तुम्हें पहली बार ड्राइव करते हुए देखा था, मैंने तभी ऑब्जर्व कर लिया था कि कुछ तो अलग है तुम में। और तुम्हारे पास रिकॉर्ड निकलवाए तो उनमें मुझे सब कुछ फिशी लग रहा था। और हाँ, आज तो तुमसे कंफर्म करवा ही लिया, मगर टेंशन मत लेना, ये सीक्रेट इस रूम से बाहर नहीं जाएगा। ये कहकर रेखा बेड पर बैठ जाती है, अपने दोनों हाथों से पीछे से सपोर्ट लेते हुए, और जयश्री की तरफ प्यार से घूर रही थी। जयश्री कहती है, आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो क्योंकि मैंने आपसे पहले दिन से ही झूठ बोला? रेखा बहुत प्यार से कहती है, मैं गुस्सा होती अगर तुम लड़की ना होती। अब जयश्री के पास आगे बात करने का कोई टॉपिक ही नहीं था, तो वो सिचुएशन उसके लिए ऑकवर्ड बन रही थी। तो वो रेखा को थैंक यू बोलकर रूम से बाहर जाने लगती है, जिस चीज को देखकर रेखा कहती है, व्हाट हैपन, कहाँ जा रही हो? जयश्री कहती है,
अब मुझे मेरे घर जाना चाहिए। वैसे मैंने आपको बहुत डिस्टर्ब कर लिया और अब आगे नहीं करना चाहती। रेखा कहती है, आई थिंक सो तुम्हें रुक जाना चाहिए। वो बॉडीगार्ड लोग अभी भी नीचे हो सकते हैं। तुम्हारी सिर्फ एक छोटी सी गलती और आगे क्या होगा वी कांट से ना। सो ऑप्शन सिंपल है, या तो उनका चेहरा देखो या तो मेरे साथ इस रूम में आज रात रुक जाओ। वैसे मैं अकेली हूँ और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे कंपनी दोगी तो। इतना सब सुनने के बाद भी जयश्री के साइड से कोई जवाब नहीं आ रहा था, तो रेखा कहती है, सो तुम फ्रेश हो जाओ। जयश्री को भी रेखा की बातें सही लग रही थी, तो वो आज रात रेखा के साथ रुकने का फैसला कर लेती है। ये बात वो अपने दोस्तों को भी बताती है कि वो घर पहुंच चुकी है और वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। यहाँ रेखा उस आदमी को फ़ोन करती है जो आदमी उसे लॉबी में मिला था और उसे कहती है, आज रात को मेरे रूम में कोई भी नहीं आना चाहिए। ये कहकर वो बेड के एक साइड पर टेका लगाकर बैठ जाती है। तभी कुछ देर में वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। जयश्री होटल के नाइट ड्रेस में बाहर आती है। उसके बाल खुले थे, जिस चीज़ को देखकर रेखा मन में कहती है, जब तुम लड़के के रूप में थे मुझे तुम्हारे लिए तभी से कुछ फील होने लगा था, और अब जब तुम अपने असली रूप में आ गए हो तो शायद मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। एंड रेखा उन दोनों के बीच में कुछ देर की जो साइलेंस चल रही थी उसको तोड़ते हुए कहती है, तुम वैसे नहीं निकली जैसे मैंने सोचा था, तुम उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। ये बात सुनकर जयश्री हल्का सा ब्लश करती है। तभी रेखा को उसके हाथ पर कट लगा हुआ दिखाई देता है जो वो बॉडीगार्ड ने मारा था, तो वो उठकर बैंडेज ढूंढकर वो उसके हाथों पर लगा देती है और उसे बेड की तरफ इशारा करके सोने के लिए बोलती है। जयश्री रेखा से आई कांटेक्ट अवॉइड करते हुए कहती है, मैं फ्लोर पे सो जाती हूँ। कबर्ड में मैंने एक्स्ट्रा मैट्रेस देखा था, हम दोनों एक बेड पर एडजस्ट नहीं होंगे। रेखा कहती है, मेरी पर्सनैलिटी बड़ी है, बॉडी नहीं, और तुम तो ऐसे कह रही हो कि मैं हाथी हूँ जो हम दोनों एक बेड पर एडजस्ट नहीं होंगे। जयश्री कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस थोड़ा आपके साथ एक बेड पर कंफर्टेबल फील नहीं करूँगी क्योंकि मैं रात को शायद आपको लात भी मार सकती हूँ। आई डोंट नो। जिस चीज़ का जवाब देने के लिए रेखा उसके पास आकर सॉफ्टली कहती है, मैं तुम्हें इतना तो समझने लग गई हूँ कि तुम मुझे लात तो नहीं मारोगी, और रही बात कंफर्ट तो शादी के बाद भी धीरे धीरे आता है। तुम तो सिर्फ मेरे साथ सो रही हो और हम हनीमून थोड़ी ना बना रहे हैं। इस बात को सुनकर जयश्री को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या रिएक्शन देना चाहिए, तो बिना रेखा को देखे बेड के एक साइड जाकर सो जाती है, अपनी हल्की सी हंसी को कंट्रोल करते हुए। रेखा सोचती है कहीं उसने ज्यादा तो नहीं बोल दिया, और फिर रेखा दूसरी ओर आ जाती है और जयश्री से कहती है, अगर तुम्हें कंफर्टेबल ना लगे तो मैं अभी पार्टीशन कर देती हूँ, हाफ बेड तुम्हारा हाफ मेरा। अगर मैं नींद में पलट कर तुम्हारे पास आ गई तो तुम मुझे थप्पड़ मार देना या फिर प्यार से जगा देना, तुम्हारी मर्जी। जिस चीज को सुनकर जयश्री पहले की बातें याद करती है कि रेखा जब उसे पहली बार मिली थी वो कितनी स्ट्रिक्ट दिखाई देती थी, और इस टाइम तो उनका पूरा बिहेवियर ही अलग है। वो मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रही है जैसे कि हम दोनों कई सालों से दोस्त है। तो जयश्री हल्का सा हंसते हुए कहती है, थप्पड़ वाला ऑप्शन सेफ रहेगा ना। रेखा उसकी बातों पर हल्का सा हंसती है। एंड थोड़ी देर बाद रेखा जयश्री से पूछती है क्यों उसे इस तरीके से लड़का बन के घूमने की ज़रूरत पड़ रही है। जयश्री उसको बताना तो चाहती थी, मगर बार बार उसके आंखों में आंसू आ रहे थे अपनी फैमिली को याद करके। तो रेखा उसको आगे और इमोशनल होने से रोकने के लिए उसके करीब सरक कर बोलती है, वैसे तुम्हें पता है मेरी माँ क्या कहती थी, अगर किसी को गले लगाकर नींद ना आए ना तो समझ जाना वो इंसान सिर्फ इंसान नहीं होता, वो कुछ खास होता है। ये कहकर वो जयश्री को ग्रैब करके सो जाती है, मगर इस टाइम रेखा का जयश्री के इतने करीब होने से उसको नींद नहीं आ रही थी। रेखा की सांसें जयश्री के गर्दन पे उसको महसूस हो रही थी, उसके मन में फीलिंग्स डेवलप हो रही थी। वो गलत थी पर दिल को ठीक लग रहा था, जिसकी वजह से वो रेखा को साइड भी नहीं करती है और रेखा भी उसके उससे ज़्यादा करीब भी नहीं आती। फिर कई देर हो जाती है, जयश्री को नींद नहीं आ रही थी, तो वो धीरे से कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही है। जिस चीज़ को सुनकर रेखा धीरे से उसके कान में कहती है, लगता है मैं कुछ खास हूँ। जयश्री कहती है, आप अभी तक जाग रहे हो? और हाँ, ऐसा नहीं है
लगता है मैट्रेस ही छोटा है। ऐसा कहकर वो हल्का सा हंसती है, जिस चीज को देखकर रेखा मन में सोचती है इसकी हंसी मेरी जान ले लेगी, पर मुझे संभलना पड़ेगा। अगर मैं ज्यादा करीब गई तो ये दूर भी जा सकती है, जो कि मैं नहीं चाहूंगी, और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं दूसरी ओर जयश्री उसे दूर नहीं जा पा रही थी। शायद उसे सुकून मिल रहा था, क्योंकि ऐसा कई टाइम बाद में हुआ था कि वो किसी साथ की वजह से बिना डर के सो रही है। अब सुबह होती है, जयश्री की आंखें खुलती है। उसकी आंखों में थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ी सी गिल्ट और कुछ जो वो समझ नहीं पा रही थी। वो स्लोली उठती है और देखती है रेखा सो रही है एकदम पीसफुली। तो वो जल्दी से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली जाती है। वो जैसे बाहर निकलती है, देखती है कि रेखा बेड का सहारा लेकर मोबाइल चला रही होती है। तभी रेखा जयश्री को देखती है कि वो अगेन अपने लड़के वाले लुक में आ चुकी है, और वो उससे पूछती है, ओके मिस्टर हैंडसम, रात को डिस्कम्फर्ट तो नहीं हुआ? जयश्री कहती है, हल्का सा हुआ था, बट आपके साथ सेफ लग रहा था। फिर रेखा कहती है, ओके, मैंने अभी कॉफी ऑर्डर कर दी है, तो वो आने वाली होगी। जयश्री घड़ी की तरफ देखती है और कहती है, ओह डैम, 8 बज गए, मुझे ऑफिस जाना होगा, वरना मेरी बॉस का भजन का मोड ऑन हो जाएगा। तो रेखा उससे मजाक करते हुए कहती है, अच्छी वाली रात के बाद बोरिंग वाली सुबह का क्या मतलब, तुम्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए। एंड जयश्री कहती है, अगर मैं आपके साथ कुछ और पल रुकी ना तो ऑफिस से मुझे निकलवा दिया जाएगा। रेखा कहती है, तो मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लेना, मेरे ऑफिस का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। और फिर दोनों हल्का सा हंसते हैं। फिर कुछ सेकंड उन दोनों के बीच में पॉज हो जाता है। रेखा चाहती थी जयश्री को रोकना, पर कह नहीं पाती। जयश्री दरवाजे तक जाती है और दरवाजा खोलते हुए कहती है, आज की रात यादगार थी। रेखा कहती है, हाँ बिल्कुल। फिर जयश्री वहाँ से चली जाती है। जैसे दरवाजा बंद होता है, रेखा के चेहरे पे जो स्माइल होती है वो गायब हो जाती है, और वो अगेन ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है और हंसने लगती है। उस ब्लैंकेट को फील करने लगती है कि कैसे वो दोनों रात को अचानक से मिले और वो कैसे जयश्री को होल्ड करके सो रही थी। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपना फोन उठाती है और आशी को कॉल करती है। उसे कहती है, तुमने जो गुंडे जिसके लिए भेजे हैं उन्हें वापस बुला लो, उस लड़के को मैं खुद देख लूंगी। तो दूसरी ओर से आशी रेखा को कुछ नहीं कहती सिवाय रेखा की बात मानने के अलावा। और फोन कटने के बाद आशी सोचती है, श्री तुमने मेरे साथ पंगा लेके रखा है और अब रेखा से भी पंगा ले लिया है, क्या होगा तुम्हारा? हाँ तो ऑडियंस, आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी का हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि जयश्री आज काम के लिए लेट हो चुकी है। उसके ऑफिस का रिपोर्टिंग टाइम ही 8 बजे का था। तो अब आशी उसका क्या हाल करेगी, क्योंकि इस टाइम तो रेखा की वजह से आशी ने जयश्री को छोड़ दिया था, वरना उसके गुंडे जयश्री को जब भी देखते वो अपना ऑर्डर्स पूरा करके ही मानते। वहीं दूसरी ओर रेखा और आशी का क्या रिलेशन है, जल्द देखने को मिलेगा अगले एपिसोड्स में, तो देखना मत भूलिएगा। ओके बाय।